जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो टूटी हुई है। मुझे मेरी नौकरी चाहिए, तो मैं जो यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ केस करने जा रहा हूँ और उसके खिलाफ लड़ूंगा। जब डॉक्टर कफील खान का नाम आता है तो इट ईजी टू सेल द स्टोरी। बेसिक सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, वो जिसको पे हमें हमारा मूलभूत अधिकार है, उसकी डिमांड हम नहीं करेंगे तो हम धर्म और जाति में उलझे रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम होगी। अम्मी जान जो है, हम लोगों को बचपन में एक बात कहा करती थी कि अगर तुम्हारे सामने कोई जुल्म हो रहा है, अगर तुमने आँख बंद कर ली है तो तुम भी गुनाहगार हो। तो जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है, तो बोलना तो आपको पड़ेगा। डॉक्टर कफील खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर कफील खान को वैसे तो किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर गोरखपुर में 2017 का जो मामला आया था बीआरडी हॉस्पिटल का, उसको अगर आप जानते हैं तो डॉक्टर कफील खान का नाम उसमें जोड़ा गया था। तो आज हमारे साथ हैं, आज हम कई तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं, खुद डॉक्टर कफील जो है गोरखपुर से हैं, यूपी से हैं, तो पूछेंगे उनसे तमाम चीज़ें। हेल्थ पे बात करेंगे, चुनाव पे बात करेंगे और भी कई सारी चीज़ें बातें। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द मूक नायक में। थैंक यू। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी, जय भीम। डॉक्टर कफील, सबसे पहले आपसे बात करूंगी कि अभी जो हेल्थ सिस्टम है, आपने कोविड-19 में बहुत काम किया और जगह जगह आप कैंप लगा रहे हैं। आपको पहले क्या लगता है कोविड-19 में जो सिचुएशन है वो ख़तरनाक हो गई है, इससे पहले से जो हम लोग देख रहे हैं हेल्थ सिस्टम था वो ख़राब था? नहीं, हमारा हेल्थ सिस्टम पहले से ध्वस्त था, उसको जस्ट कोविड-19 ने एक्सपोज कर दिया है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो टूटी हुई है। जो प्राइवेट सेक्टर है, धीरे धीरे उन्होंने जो है 72% ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब्जा कर लिया है, और वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में है, मेट्रोज़ में है, मतलब वो कंसंट्रेट होकर रह गए हैं। तो जो हमारी 70% से ऊपर की पॉपुलेशन है, उनको हेल्थ एक्सेस नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि यहाँ कमी है, वहाँ कमी है, सोल्यूशन क्या है? पॉलिटिकल विल। आपको के नेता को एक जज्बा होना चाहिए कि वो करे, और वो तभी आएगा जब आप डिमांड करेंगे। हम जब वोट करने जाते हैं, अब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी जो है 2-3 महीने बाद चुनाव हैं, और खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि चुनाव 2 ही मुद्दे पे लड़े जाएंगे, राष्ट्रवाद पे और जिन्नावाद पे। तो जब वोट ही नहीं पड़ेगा हेल्थ पे, तो काम कैसे होगा? दूसरे, वी हैव टू इन्वेस्ट मोर। हमारा भारत में हेल्थ पे 1.25% ऑफ जीडीपी का हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च होता है, उसको बढ़ा के कम से कम 5% तो लेके आना ही होगा, जबकि पूरी दुनिया में पोस्ट कोविड 10% ऑफ जीडीपी हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं। तो अभी आपने गोरखपुर की यूपी की बात की, यूपी में चुनाव भी हैं, उसकी बात आपने की। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है अभी वहाँ पर? और एक तरफ अगर हम देखें, जो देश में है धर्म की राजनीति हो रही है, तो क्या धर्म की राजनीति का खेल वहाँ पे भी होगा? बीजेपी जो है जहाँ जहाँ हारती है वो यही राजनीति करती है। और देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ, पर मैंने अभी वहाँ जो कुछ मैंने यूपी में देखा है, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि योगी जी दोबारा जो है वापस जो काम करते थे 5 साल पहले, वो करने जा रहे हैं, यानी वापस गोरखपुर जा रहे हैं। वापस में वहाँ पर जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं। बीआरडी हॉस्पिटल में आप थे, बर्खास्त आपको कर दिया गया है, पहले ही निलंबन कर दिया था जब 2017 में ये मामला है। एक मैं आपसे समझना चाहूँगी, थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न है, आपका इलाहाबाद जो कोर्ट से आपको बेल दे दी थी, बिल्कुल बेल दे दी थी, काफ़ी दिनों बाद बेल दी थी, और अभी बर्खास्त कर दिया गया है। तो क्या सरकार मानने को तैयार नहीं है कि आप जो हैं, मतलब आपकी कोई गलती नहीं, जबकि इलाहाबाद कोर्ट ने तो मान लिया है कि आपकी अभी इसमें गलती नहीं है? इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेके 6 डिफरेंट इंक्वायरी, 6 to 8 डिफरेंट इंक्वायरीज ने भी मुझे क्लीन चिट दिए। अभी जो इनका बर्खास्ती के लेटर भी आया है, उसमें भी इन्होंने माना है कि मैं जो हूँ 500 सिलेंडर लेके आया था, मैंने बच्चों को जान बचाने की कोशिश की थी, मैंने कोई चिकित्सा लापरवाही नहीं की है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। लेकिन कहते हैं कि 2014 में प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, अब मैंने नौकरी ज्वाइन की है 2016 में। तो देखिए, कहा ना, मुद्दों को कैसे भी घुमाना है। कोर्ट में मुझे भरोसा है, न्यायालय पे मुझे भरोसा है, बर्खास्त इन्होंने किया है, पर मुझे पक्का यकीन है कि मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाएगी। तो क्या बर्खास्तगी उसी की वजह से हुआ है? नहीं, चुनाव की वजह से हुआ है, वरना चुनाव के 2 महीने पहले क्यों बर्खास्त करते हैं?
अभी कहीं और नौकरी मिलने जा रही है आपको? मुझे मेरी नौकरी ही चाहिए, तो मैं जो यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ केस करने जा रहा हूँ और उसके खिलाफ लड़ूंगा। मैं नौकरी अभी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ और मैं अपना एक हेल्थ फॉर ऑल हम लोग कैंपेन चलाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डॉक्टर्स ऑन रोड एक इनिशिएटिव चलाया है जो हम गांव-गांव रूरल एरियाज में जाके हम इलाज करते हैं, तो वो मैं करता रहूँगा। अच्छा, आप पे जो आरोप उस समय लगा भी था कि आप जो है अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं, हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं, तो क्या वो प्राइवेट क्लिनिक अभी भी आप चला रहे हैं? उसके अलावा और भी क्या करते हैं? हत्यारा, कातिल, बहुत जो सारे नाम आपको दिए। सिलेंडर जो है चोरी करके हाथ कंधे पे लेके भागता था, बहुत से नाम लिए गए थे। कहते हैं ना कि सिलेंडर जो उस दिन क्या हुआ था, लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हुई थी और सिलेंडर जो चोरी करने की बात हुई, सिलेंडर हम लोग इमरजेंसी उसमें लेके आए थे सिचुएशन में। वो ऐसे ही है जैसे बड़ी सी कॉलोनी हो, उसकी टंकी जो बहुत बड़ी टंकी हो, वाटर टैंक किसी ने चोरी कर लिया हो। इज़ इट पॉसिबल? सो वो पॉसिबल नहीं है, वो उनको भी पता था। द थिंग इज़ दैट कि इनिशियली द होल गवर्नमेंट वांटेड टू बरी द इंसिडेंट। वो एक नई थ्योरी लेके आए थे, आपको याद होगा सिद्धार्थनाथ सिंह जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगस्त में तो मौतें होती ही रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। उसके बाद योगी जी ने कहा था कि इनसैनिटरी कंडीशन की वजह से, यानी गंदगी की वजह से, जापानी इंकेफ्लाइटिस की वजह से बच्चे मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की मौत नहीं हुई है। तो ये सारे बातें झूठ कही गई और बार बार बोला गया, पर कहते हैं ना कि झूठ जितना भी बोला जाए सच को दबा नहीं सकता है और वो बार बार उभर के आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपका नाम कफील खान है, इसकी सज़ा आपको मिल रही है? कुछ और नाम होता, झा, शुक्ला, इस तरह का कुछ नाम होता तो आप बच पाते इससे? ना ना, देखो मैंने हमेशा हर इस बात को कहा है कि वो डॉक्टर कपिल मिश्रा होता तो डॉक्टर कपिल जॉन होता, डॉक्टर कपिल कुमार होता, योगी जी उसके साथ वही करते। तो ये सजा किस चीज़ की? नहीं, ये सज़ा नहीं थी। ये आप ऐसे समझिएगा कि जब 63 बच्चे मर गए और जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो उस वक्त की यूपी की जो पॉलिटिकल राजनीति थी वो उसमें बहुत कुछ बवंडर मच गया था और खुद हो सकता हो बीजेपी के अंदर के कुछ लोग उन्हें नहीं चाहते हों, या एक बड़ी डिमांड आई कि हेल्थ मिनिस्ट्री से रिजिग्नेशन दें और योगी जी इस्तीफा दें, तो उनको किसी को बलि का बकरा बनाया था। तो वो डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होता, डॉक्टर कपिल जॉन भी होता, तब भी ये बात कही जाती। लेकिन आपके बताऊं, जब डॉक्टर कफील खान का नाम आता है तो इट ईजी टू सेल द स्टोरी। जैसे आपके जेएनयू के ही दो लड़के हैं, कन्हैया कुमार और उमर खालिद, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो पाकिस्तान गए थे और देश के खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। तो बहुत से लोग कहते हैं कन्हैया कुमार तो नहीं गए होंगे, उमर खालिद जरूर गए होंगे। तो ये बात आ जाती है। व्हेन इट कम्स टू द नेम ऑफ खान ना, द स्टोरी इज इजी टू सेल। अभी जो चुनाव हो रहा है, अभी का जो माहौल है, उसमें हम लोग देखते हैं कि दलित, आदिवासी और जो मुस्लिम हैं उनको टारगेट किया जाता है। उन पर हमेशा कुछ ना कुछ, या तो उनको आतंकवादी कहा जाता है या तो उनको नक्सलवादी कहा जाता है, कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं जब से जेल से बाहर निकला हूँ, पूरे इंडिया घूमता हूँ, हर गांव के जब भी कैंप मिलता है, फुर्सत में बैठता हूं तो लोगों से पूछता हूं आपके अपनी सरकार से क्या अपेक्षा है। उनका सिर्फ सीधा सिंपल सा आंसर रहता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत की रोटी, अपना घर हो, जब उनका बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाए, जब वो बच्चा पढ़ने जाए तो वो भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, आईआईटी में पढ़े, एम्स में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो नौकरी मिल जाए। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही 6 डिमांड पिछले 75 साल से, पिछली 75% जनता मांग रही है। तो देखिए, मांगे वही हैं, उनको भरमाने के लिए आपको शमशान, कब्रिस्तान और अली, बजरंगबली और अब्बा जान की बातें करी जाएगी और वो हमेशा करते रहते हैं। आपने देखा पश्चिम बंगाल में किस तरह से किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि जनता भी धीरे धीरे जाग रही है और जब तक कि हमें भी उन चीज़ों को समझना होगा कि जो हमारी बेसिक सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, वो जिसको पे हमें हमारा मूलभूत अधिकार है, उसकी डिमांड हम नहीं करेंगे तो हम धर्म और जाति में उलझे रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धर्म अगर जातियों में हम लोग उलझे रहेंगे तो ही ये प्रॉब्लम शुरू होगी। आप लगातार गांव-गांव में घूमते हैं, आप हर मुद्दे, मतलब जो हेल्थ केयर के लिए आप बात करते हैं, वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि वहाँ पे खाने की कमी है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। जब चुनाव होते हैं तब वो जनता इन मुद्दों को छोड़ के दूसरे मुद्दों की तरफ क्यों भटक जाती है?
नहीं, इसका क्या कारण आपको लग रहा है अभी? नहीं, इसका कारण ये है कि हम देखिए, हम उनको वो आइडिया क्रिएट नहीं करवा पाते हैं, उन डिमांड हम क्रिएट नहीं करा पाते हैं, हम उन्हें अवेयर नहीं करा पाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये इन सबके, ये सारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि जहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करें। देखिए, हमारी देश की जनता जो है बहुत भोली भाली है, और जो है उन्होंने लोगों को राजा बना लिया, और बहुत सारे सालों तक लोगों ने राज किया, ठीक है। तो हमारी देश की जनता बहुत भोली भाली है, हाँ, और पर वो समझती भी बहुत कुछ है। तो बस उन्हें अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो बेसिक मूलभूत जो आवश्यकता है उस पर डटे रहे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको बहुत देर से पता चला कि आपने गांधी को पढ़ा, आपने अंबेडकर को पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें बाद में पढ़ी। सबसे पहले आपको कब और कहाँ किसे पढ़ने की ज़रूरत लगी, और सबसे पहले किसे पढ़ा आपको लगा कि अब इन मुद्दों को समझने की ज़रूरत है? आपने कहा मैं योगी को नहीं जानता था, मैं मोदी जी को नहीं जानता था, मैं बहुत बाद में ये सब समझा। देखिए, पढ़ाई तो बचपन में हम लोगों ने भी की थी, हिस्ट्री और सोशलॉजी और सब कुछ पढ़ाई हुआ है। हाँ, उस तरह से मोटी मोटी, मतलब उनके पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, किस तरह से उनकी फिलॉसफी नहीं पढ़ी, समझ गए ना, कौन थे कार्ल, कौन थे मार्क्स, समझ रहे? वो तो जेल में जो किताबें मिल जाती थी, जो बाहर से आ जाती थी, कोई प्रायोरिटी नहीं थी कि ये पढ़ें, पर जितनी किताबें आती गई पढ़ते गए। ज़रूरत कब कहाँ लगी? क्योंकि आपने कहा पहले तो मैं अपना काम कर रहा था और मैंने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी कि धर्म के अलग धर्म से होने से क्या फ़र्क पड़ता है, या ये जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो एक आवाज़ है और लोगों पे तो आवाज़ भी नहीं है। बस यही था कि जब ये एहसास हुआ कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए, एक अच्छे एजुकेशन लेने के बावजूद, एक अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर पेनलाइज किया जा सकता है, तो उनके साथ क्या होता होगा, जिनकी जो बेचारे गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जिनकी आवाज़ नहीं है, तो उनकी आवाज़। और दूसरे, आपको बता दूं, मेरी अम्मी जान जो है, हम लोगों को बचपन में एक बात कहा करती थी कि अगर तुम्हारे सामने कोई जुल्म हो रहा है, अगर तुमने आँख बंद कर ली है, तो तुम भी गुनाहगार हो। तो जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है, तो बोलना तो आपको पड़ेगा। तो डॉक्टर कफील विल स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू एनीवन एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। क्या इससे पहले डॉक्टर कफील ने किसी मुद्दे के लिए आवाज़ उठाई थी? मतलब 2017 से पहले मैं कह रही हूँ। नहीं, सच बोलो तो नहीं, शायद मतलब अपनी ज़िंदगी में 2017 के बाद क्यों उम्मीद आपको लगा कि अब मुझे आवाज़ उठानी चाहिए? क्यों लगा कि अब जो है चुप नहीं रहना चाहिए? वही कि जो मैंने कहा ना कि वही 3 फैक्टर्स, कि अच्छी काम करने और अच्छी फैमिली और अच्छा होने के बावजूद जो है पेनलाइज किया गया। तो इस वजह से मुझे लगा कि, और फिर जब मैं इंडिया में बाहर आया, और मतलब जेल से बाहर आया और इंडिया के कोने कोने गया, तो मुझे लगा कि जो है बीआरडी जो है एक एग्जाम्पल था। असल में जो टोटल हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। इसी वजह से हम लोगों ने ये हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन स्टार्ट किया, और हमारा ये मांग है कि स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार बनाया जाए, राज्यसभा लोकसभा से पास करके एक कानून बनाया जाए, और हर किसी को, चाहे बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के भेदभाव के, उसके घर के आसपास 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे उसको स्वास्थ्य सुविधा मिले। आप काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहे, तो आपने सबसे ज़्यादा क्या मिस किया उस समय? सबसे बुरा आपको क्या लगा, जो सबसे बुरा था, मतलब ये नहीं होना चाहिए था? यार, अभी तो बोला है वो। देखो, अगर मैंने कहा ना कि योगी जी ने अगर 5 साल में सबसे ज़्यादा जो दर्द दिया है, वो ये दिया है कि मुझे अपने बच्चों से ही दूर कर दिया। मेरे अपने बच्चे जो है जब बड़े हो रहे थे, तो उनके पापा उनके साथ नहीं थे, डैडी वाज़न्ट देयर। अच्छा, कई लोगों का सवाल है, जब मैंने थोड़ी देर पहले ही अपडेट डाल दी थी कि मैं डॉक्टर कफील का इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो उनमें कई लोगों ने पूछा कि डॉक्टर कफील क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अगर लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, या किस पार्टी के संग जुड़ेंगे? अभी तो कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्रियंका जी के साथ इनकी दोस्ती है, अखिलेश जी के साथ ये मिलते रहते हैं, तो ये सारे स्पेकुलेशन है। प्रियंका जी की मदद तब आई थी जब मैं मथुरा जेल से बाहर निकला था। 11:55 पे मेरी रिहाई की गई थी, और मथुरा से गोरखपुर 800 किलोमीटर दूर है। जेल के बाहर मेरी वाइफ और मेरी अम्मी जान वगैरह को डर लग रहा था कि यूपी में जिस तरह से ठोक दो की नीति है और कार वगैरह पलट जाती है,
तो उनको डर लग रहा था कि कहीं जो है 800 किलोमीटर का सफ़र रात में करते वक्त कुछ हादसा ना हो जाए। उसी वक्त प्रियंका जी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार है, अगर आप मथुरा और भरतपुर बॉर्डर पास में है, अगर आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे। और उन्होंने वो जो कुछ भी किया वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे था और हाँ, उन्होंने मदद की, उस वक्त मदद की जब मुझे ज़रूरत थी। तो चुनाव लड़ने का कोई इरादा है अगर आगे से कोई पार्टी ऑफर करेगी तो? नहीं, कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि समटाइम आई फील द सिस्टम इज़ सो करप्ट दैट यू हैव टू कम टू द सिस्टम टू फिक्स इट। जब मुझे लगेगा कि जो है ये हेल्थ फॉर ऑल का, मैं अब तक 13 मुख्यमंत्रियों से मिल चुका हूँ, मैंने हेल्थ मिनिस्टर जो अपने डॉक्टर हर्षवर्धन थे उनको भी ये प्रोजेक्ट दिया था और मेरी कोशिश है कि इसको एक मुहिम बनाई जाए। जब मुझे लगेगा कि सिस्टम में जाके ही बना पाऊँगा तो वो भी कोशिश करूँगा। आखिरी 2 सवाल। पहला ये कि जब आप जेल में थे, क्योंकि मेरे एक दोस्त भी थे प्रशांत कनौजिया को आप जानते हैं, तो अगर वो जेल में थे तो उन्होंने कहा कि दलित होने की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है, तो क्या मुस्लिम होने की वजह से भी आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें झेलनी पड़ी? क्योंकि मुस्लिमों को कई नामों से पुकारा जाता है, आतंकवादी और कई तरह से, तो देशद्रोही, बहुत सारे नाम जो है गढ़ दिए गए, तो वहाँ पर भी क्या इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ नाम की वजह से, एक धर्म की वजह से? ना, जेल में तो ज़्यादातर मुस्लिम ही है ना यार, तो वहाँ पे तो 40% तो मुस्लिम है जेल में, तो वहाँ तो प्रशासन अगर कुछ इस तरह का? प्रशासन, देखो प्रशासन ने तो जो पहली बार बीआरडी के टाइम तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मथुरा जेल में हुआ था कि उन्होंने कहा कि जो है जब तक योगी जी के खिलाफ बोलना बंद नहीं करोगे, तुम साले मुसलमान हो, तुमको सीए एनआरसी के खिलाफ क्यों बोलने की ज़रूरत पड़ती है। वो भेदभाव हुआ था, 3 दिन तक खाना पीना नहीं दिया था, भूख के मारे जो है हथेलियाँ सूख गई थी, चिल्लाता था। फिजिकल टॉर्चर तो उन्होंने नहीं किया था, एसटीएफ ने किया था। इट वाज हॉरिबल दिस टाइम। मेरे साथ भी कुछ हुआ था। मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ योगी जी खुद मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे, आज से 3 साल पहले। आज 3 साल हो गए हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है। ये सब इंसिडेंट देखने के बाद क्या आपको कभी नहीं लगा कि अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए, अब बहुत हो गया, ठीक है जो हो रहा है होने दीजिए, कम से कम फैमिली और मैं सेफ रहूं? कभी ऐसा नहीं लगा? जब जेल में जाता हूं तो लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए लेकिन जब जेल से बाहर आता तो कहता हूँ करना चाहिए। देखो ऐसा है कि सिखाया जाता है बचपन से ही कि मारने वाला है अल्लाह, देने वाला है अल्लाह, और ये हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से देखिएगा आप, मैं कोई लोग बाहर की दुनिया में सोचते हैं डॉक्टर कफील जो है 4-6 बॉडीगार्ड के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ घूमते होंगे, और आप देखिए मैं ऐसे ही घूमता हूँ, मेट्रो में आपके दिल्ली में चलता हुआ मिल जाऊँगा। तो मुझे यकीन है कि जिस दिन अल्लाह ने चाहा तो मुझे मार देगा, और बचाने वाला वही है। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर कफील थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पे बात करी, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, हेल्थ केयर पे और कई सारे तमाम मुद्दों पे बात करी। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।